हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, जो क्लास 11 का टॉपिक है, वर्तीय पथ पर गति। ये भी एक प्रकार की टू डायमेंशनल मोशन ही होती है, जैसे हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब 2D के अंदर होगी, कर्व्ड पाथ होगा और एक ही प्लेन में होगी। तो देखो शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। इसको काफी डीपली पढ़ेंगे अब, बहुत तगड़े लेवल तक। सर्कुलर मोशन मतलब वर्तीय गति। वर्तीय गति नाम है टॉपिक का, और ये एक प्रकार की टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब 2D मोशन है, 2 डायमेंशन में होती है। तो 2D मोशन है और इसके अलावा कर्व्ड पाथ होगा और एक ही प्लेन में होगी। तो ये भी प्रोजेक्टाइल की तरह 2D मोशन ही होती है। बहुत विस्तार से और बहुत ये मतलब ढंग के लेवल से इसकी जब चर्चा करेंगे, तो इससे काफी क्लैरिटी आएगी आपको। ये पूरा टॉपिक अगर पढ़ लोगे तो सर्कुलर मोशन पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी। हाँ, तो देखना ध्यान से। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स, इनको कहते हैं कोणीय चर। और ये होते हैं, एक तो थीटा होता है, एक ओमेगा होता है, एक एल्फा होता है। जैसे हमारे लीनियर वेरिएबल्स होते हैं कुछ, लीनियर वेरिएबल्स। तो लीनियर वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक तो होता है विस्थापन, एक होता है वेग और एक होता है त्वरण, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसी टाइप से सर्कुलर मोशन के लिए ये एक प्रकार की कोणीय गति है, मतलब रोटेशन में भी काम आएगा ये हमारे, और इसके अंदर भी काम आएगा। इसमें एक होता है कोणीय विस्थापन थीटा, ओमेगा होता है कोणीय वेग और एल्फा होता है कोणीय त्वरण, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन तीनों के बारे में डीप से हम ये पहले 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेंगे, फिर आएंगे हम सर्कुलर के ऊपर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसके अंदर, ये कॉपी के अंदर ऊपर लिख लेना, ये इस टाइप से हेडिंग लगा लेना, सर्कुलर मोशन। उसके बाद लिख देना 2D मोशन है, उसके बाद एंगुलर वेरिएबल थीटा ओमेगा एल्फा, और नीचे लीनियर वेरिएबल के नाम भी लिख देना ताकि आपको कंपेरिजन समझ में आए। विस्थापन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा था वैसे ही लिख देना ये कॉपी के अंदर। अब देखो आगे, तो हम सबसे पहले जो हमारे सबसे पहले टॉपिक होगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं भैया? कोणीय विस्थापन कहते हैं इसको, कोणीय विस्थापन। ध्यान से समझना, कोणीय विस्थापन जो है ये, इसको बताया जाता है डी थीटा से। इसका ये प्रतीक होता है, डी थीटा भी हो सकता है, कई बार थीटा भी हो जाता है। लेकिन ध्यान दे, कोण में इसमें फर्क है। जो एंगल होता है, जो कोण, वो एक प्रकार की है ना अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है ये। लेकिन जो ये है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ये एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर सदिश राशि है। प्रतीक इसका डी थीटा होता है, और यूनिट जो है इसकी वो हो जाएगी रेडियन। ये साथ के साथ ही लिख लेना सारा, रेडियन मतलब यूनिट इसकी वही होगी जो एंगल की होती है, तो इसकी यूनिट रेडियन होगी। एक्सियल वेक्टर है, कोण अदिश राशि है, लेकिन कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। क्या यहां तक जो बताया पल्ले पड़ा? अब देख इसके बाद आगे, अब जो कोणीय विस्थापन है इसके अंदर वेक्टर अगर है ये, तो इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। और कोणीय विस्थापन क्या होता है? जैसे देख कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, ऐसे समझ इसको, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो यहाँ पहुंच गया ए से लेके बी तक, तो ये इसका याद कर आर्क होता है, चाप कहते हैं इसको, और ये हो जाती है इसकी रेडियस आर। तो ये जो है ये, इसको हम कहते हैं डी थीटा। और ये डी थीटा क्या है? यहाँ पे कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये कोणीय विस्थापन। डी थीटा से बताया हमने इसको, और डी थीटा से बताते हैं नॉर्मल इसको। ये आर है, ये एल है। एल यहाँ पे ये जो चाप है इसकी लंबाई है, आर जो है वो त्रिज्या हो जाती है, और ये डी थीटा। अब यहाँ देखना एक चीज ध्यान से, डी थीटा की डायरेक्शन क्या होती है बताओ? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं डायरेक्शन की इसके ऊपर। तो देख, इसकी डायरेक्शन का यहाँ पे क्या मतलब होता है? तो इसके अंदर होता है कि ये आप मतलब कॉपी के अंदर लिख लेना, जब हम अपने दाएं हाथ को, जब हम अपने दाएं हाथ को कण की गति की दिशा में, दाएं हाथ की उंगलियों को, सॉरी, जब हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कण की गति की दिशा में मोड़ते हैं, तो अंगूठा जो होता है हाथ का, वो हमें देता है एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन, या कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन देता है।
अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कण की गति की दिशा में मोड़ने पर, क्योंकि पार्टिकल सर्कल करेगा, सर्कल पे चलेगा इसमें, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, इसकी कॉपी के अंदर नोट कर लेना ली, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कण की गति की दिशा में मोड़ने पर अंगूठा कोणीय विस्थापन की दिशा को बताता है या कोणीय विस्थापन की दिशा को प्रदर्शित करता है। राइट हैंड का जो हमारा ये राइट हैंड है, ये वाला सॉरी है ना, ये वाला, ये तो बायां हाथ है, ये राइट हैंड है। राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करना है जो पार्टिकल की गति की दिशा होगी उसमें, तो अंगूठा जो होगा वो क्या देगा हमें, वो देगा कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन। क्या यहां तक जो बताया पल्ले पड़ा? अब देखना ध्यान से, यहाँ ये वाला चाहे तो कॉपी में नोट कर लेना, चित्र बना लेना, उसके बाद में डायरेक्शन वाला नीचे लिख देना। देख, तो यहाँ पे डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कण की गति की दिशा में मोड़ने पर जो अंगूठा होगा, अब देख कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर, और पार्टिकल चल रहा है ऐसे, ये ए पॉइंट है, यहां से गया ये बी तक, यहां से अगर ये बी तक जाएगा तो देख ये दाएं हाथ है, दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ थीटा की दिशा में, तो देख अंगूठा किधर बता रहा है, बाहर की तरफ, तो यहाँ डी थीटा की डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ। अब देख इस डॉट का क्या मतलब हुआ, इस डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। अब कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये दोनों डायग्राम बनाने कॉपी में, ये पॉइंट ए है या ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, और पार्टिकल आ रहा है ऐसे। अगर इस टाइप से आ रहा है तो अपने दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ना है पार्टिकल की गति की दिशा में ऐसे, तो देख अंगूठा अंदर की तरफ बता रहा है, अंदर की तरफ बता रहा है, डी थीटा की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये कॉपी के अंदर लिख देना। ये होता है कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन, और ये एक प्रकार का एक्सियल वेक्टर है। अब इसके अंदर क्या है, इसको डॉट या इस टाइप से बताते हैं, क्योंकि ये इनकी डायरेक्शन को ऐसे बताना थोड़ा ये अजीब लगेगा अगर बताएंगे तो, है ना, क्योंकि ये एंगुलर वेरिएबल्स है, ये कोणीय गति से संबंधित है। जब कोई पार्टिकल घूमता है तो इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से डॉट और क्रॉस से बताते हैं, लंबवत अंदर की तरफ या लंबवत बाहर की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन हो जाती है। ये आगे समझाऊंगा पूरा, बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम 100% क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। क्या जो यहाँ तक बताया पल्ले पड़ा? तो कोणीय विस्थापन क्या अच्छे से समझ में आया? कोणीय विस्थापन एक्सियल वेक्टर है, मात्रक रेडियन होता है, कोण अदिश राशि है लेकिन कोणीय विस्थापन सदिश राशि है, और इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कण की गति की दिशा में मोड़ने पर जो अंगूठा होगा वो हमें कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन देगा। अब इसके बाद देखो आगे, कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें लिखते जाओ साथ के साथ ही। अब इसके बाद देख, मान ले कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल इस टाइप से घूमा क्लॉकवाइज, अगर किसी पार्टिकल ने क्लॉकवाइज एक चक्कर पूरा कर लिया तो कोणीय विस्थापन बता कितना होगा। अगर किसी पार्टिकल ने क्लॉकवाइज एक चक्कर पूरा कर लिया तो कोणीय विस्थापन कितना होगा, बता दो, देख फटाफट। अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर क्लॉकवाइज पूरा करता है, क्या ये डायरेक्शन, सॉरी ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। देख पार्टिकल है, क्लॉकवाइज घूमा, यहीं से शुरू हुआ और वापस यहीं आ गया, तो जो विस्थापन होता है जो हम नॉर्मली पीछे से पढ़ते आ रहे हूं, तो यहाँ विस्थापन तो 0 होगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एडी का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई, 360 डिग्री चल गया ये, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई। अब ध्यान दे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, विस्थापन तो 0 होगा लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 नहीं होगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाना 2 पाई, ये कितना हो जाना है 2 पाई। और इसके अंदर, इसमें तू चाहे तो ऐसे लिख सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस का 2 पाई, या माइनस लगाने के बजाय ऐसे लिख दे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और यहां लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये भैया हुआ क्या, कोणीय विस्थापन। तो ये वाला कॉपी में नोट कर लेना, पास में लिख लेना कहीं, इसमें भी विस्थापन 0 है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है एंटी क्लॉकवाइज, और यहां हो जाएगा 2 पाई क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, 2 पाई एंगल घूम गया, मतलब एक सर्कल पे एक चक्कर पूरा कर लिया इसने। अब देख इसके बाद आगे, मान ले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, बताओ ये चीज मुझे बताओ, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 कब होगा। सोच के देख, कोई पार्टिकल यहां से घूमा, एक चक्कर तो घूमा एंटी क्लॉकवाइज और एक चक्कर वापस घूम गया, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक एक चक्कर घूम गया, एक चक्कर तो घूमा क्लॉकवाइज और एक चक्कर घूमा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई माइनस 2 पाई मतलब 0। ये बता पल्ले पड़ा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब पार्टिकल क्लॉकवाइज एक चक्कर काट ले
और वापस एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर काट ले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 0। कितना हो जाएगा भैया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना है, क्योंकि 2 पाई क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले ले तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले ले, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस 2 पाई 0 हो जाएगा। तो जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, मान ले जैसे मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। अगर क्लॉकवाइज भी घूमे और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्या है जो बताया पल्ले पड़ा? इसके अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ना है। ये कॉपी में नोट कर लेना, ऐसे ये इस टाइप का डायग्राम बना लेना ताकि आपको पता पड़ जाए एक चक्कर क्लॉकवाइज है, एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। देख इसके बाद आगे आ जा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, अच्छे से पल्ले पड़ा। अब जैसे देख एक सवाल है, मैं कहूँ कि एक पंखा है जो 1 सेकंड में 10.5 चक्कर काटता है। ये कॉपी में लिख लेना क्वेश्चन बना के आप। एक पंखा है जो 1 सेकंड में 10.5 चक्कर काटता है। ये कितने चक्कर काटता है? 10.5 चक्कर काटता है। तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर 10.5 चक्कर काटेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो सोच के देख, 10.5 चक्कर एक ही डायरेक्शन में काट रहा है, तो जब ये 10 चक्कर काटेगा तो एक चक्कर का कितना 2 पाई होता है। तो देख एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक चक्कर का कितना हुआ 2 पाई इंटू 10 चक्कर तो पूरे काटे और प्लस एक आधा ही काटा, तो आधे के अंदर कितना होगा 1/2 इंटू 2 पाई। ये बता अच्छे से पल्ले पड़ा गया। तो यहाँ देख, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 20 पाई और प्लस यहाँ देख 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गया पाई, तो 21 पाई, 21 पाई होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 21 पाई हो जाना है। कितना हो जाना है भैया 21 पाई। 20 पाई तो हो गया एक ही डायरेक्शन में, ये मतलब 10 चक्कर तो पूरे काटे इसने, ऐसा समझ 10 चक्कर पूरे काटेगा तो एक चक्कर में 2 पाई होता है, तो 20 पाई तो इसका हो गया, एक आधा काटा आधे का पाई हो जाना है, या फिर तू चाहे तो ऐसे कर ले, तो 21 पाई हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको कॉपी में लिख लेना, ये कॉपी में लिख लो क्वेश्चन बना के, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे कई प्रकार की चीजें आपको पता पड़ेगी। अब देख इसके बाद, तो ये क्वेश्चन हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा क्या ये भी पता पड़ा। इसकी जो डायरेक्शन है ना थोड़ा अजीब तरह से दी जाती है, समय के साथ आपको सारी चीजें ये समझ में आएगी आगे, और ये इसके बारे में बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे। तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद देख आगे क्या, अब इसके अंदर है ना एक तो नोट लगा के एक चीज लिख लेना, एक होता है आरपीएम। एक क्या होता है भैया आरपीएम, ये आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। इसका मतलब होता है राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। इसका क्या मतलब हुआ राउंड पर मिनट का, कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। तो सोच के देख, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई n अपॉन 60, 2 पाई n अपॉन 60। 2 पाई n अपॉन 60 का मतलब 2 पाई n क्या हुआ, सोच अगर कोई पार्टिकल n चक्कर लगा रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है n, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 पाई n। तो देख 2 पाई n हो गया, और इसको बदल लिया मिनट को हमने किसमें, सेकेंड के अंदर, तो 2 पाई n बटा 60 हो गया, और इसका मात्रक हो जाना है रेडियन पर सेकेंड। ये वास्तव में तो ओमेगा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। अब ये उतार ले तू, नोट के अंदर लिख ले, इसको याद रख लेना, ये कहीं काम में आएगा। इतने आरपीएम पे घूम रहा है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ या ओमेगा बताओ, ओमेगा इसके बाद में पढ़ेंगे आगे। इस टाइप के बहुत सारे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ये नोट के अंदर नोट कर लेना तू। अब देख इसके बाद आगे क्या, आरपीएम क्या होता है पल्ले पड़ा, राउंड पर मिनट। इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे आगे, हम 2-3 प्रकार के सवाल करूंगा तब। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अच्छे से पढ़ लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल, ये मतलब एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन दी जाती है दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ की उंगलियों को पार्टिकल की गति की दिशा में मोड़ने पर अंगूठा क्या देता है, जो डी थीटा होता है कोणीय विस्थापन, उसकी डायरेक्शन देता है। अब देख यहाँ पे कई बार क्या होगा, वैसा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछ लेता है, लेकिन कोण के हिसाब से। देख ध्यान से, जैसा हम कोण पढ़ते आ रहे थे वैसे ही, ये रेडियस r है और पार्टिकल यहां से यहां तक गया a और b, और ये दूरी है l। ये दूरी कितनी हो गई, l हो गई ये दूरी। ये जो चाप है ये l हो गया, और ये r है, ये एंगल हुआ d थीटा। तो यहाँ पर d थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बता, d थीटा का फॉर्मूला बनेगा चाप की लंबाई मतलब आर्क लेंथ बट्टा रेडियस, आर्क लेंथ बट्टा रेडियस, चाप की लंबाई बट्टा हो जाएगी त्रिज्या। अब देख डी थीटा बराबर, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या एल बटा आर हो जाना है, डी थीटा बराबर हो जाएगा एल बटा आर, और ये केवल डी थीटा का मैग्नीट्यूड देगा आपको। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्शन के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी, कोई जानकारी नहीं मिलेगी डायरेक्शन के बारे में, केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा। केवल क्या मिलेगा,
मैग्नीट्यूड। तो डी थीटा बराबर एल बटा आर है। अब मुझे बताओ ये एल क्या चीज है? एल विस्थापन है या दूरी है? याद करो वॉच प्रॉब्लम पड़ी थी, घड़ी वाले सवाल हमने काइनेमेटिक्स में घड़ी वाले सवाल कराए थे। वहां आपको पता पड़ा कि जब ए से पार्टिकल बी तक जाता है, ए से पार्टिकल जब बी तक जाता है तो विस्थापन तो होता है सीधी वाली लाइन। देख ऐसे, यहाँ इसको बना लेते हैं, यहाँ पार्टिकल गया तो विस्थापन तो सीधी वाली लाइन होगा। तो ये जो कर्व्ड पाथ है ये क्या होगी वास्तव में? ये वास्तव में होती है दूरी। तो यहाँ पे जो एल है ना वो दूरी है, ना कि विस्थापन है, डिस्टेंस है ये। और आर हो जाती है आपके रेडियस। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और ये स्केलर रिलेशन है, स्केलर रिलेशन है ये, वेक्टर वगैरह का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो कोणीय विस्थापन कई बार फॉर्मूले वगैरह से पूछ ले, कुछ आपकी लंबाई दे दे, त्रिज्या दे दे, तो आप कोणीय विस्थापन इस प्रकार से आपको निकालना है। तो कोणीय विस्थापन के बारे में जितने काम की चर्चा थी सारी हो गई हमारी। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे ओमेगा की। ओमेगा क्या चीज होती है? अब देखो इसके आगे देखो, अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो हेडिंग लगा लेना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसको कई बार है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। ये क्या अलग अलग फिजिक्स की जो ब्रांच होती है उसमें इसके नाम अलग अलग। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह की जब बात आती है तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल याद रख लेना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्पेलिंग आप देख लेना अपने हिसाब से। हाँ तो देख ध्यान से, एंगुलर वेलोसिटी या इसको कह सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती। ये हेडिंग लगा लेना, कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती, या कोणीय आवर्ती। अब सोच के देख एक चीज, वेग क्या होता है मुझे बताओ? क्या वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेग जो है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेग होता है विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन। लेकिन ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, डी थीटा बाई डी टी। ध्यान से देख दे के पल्ले पड़ा के, ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, मतलब कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन तो ओमेगा होगा। जबकि वेग क्या होता है, पास में ये भी लिख लेना ताकि तुझे पल्ला पड़े और दोनों को तू आपस में ना रिलेट कर पाए। तो वेग तो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, ओमेगा होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। अब इसके यूनिट बता दे, मात्रक। मात्रक इसका दे, कोण का तो होता है रेडियन और टाइम का होता है सेकंड। कोणीय विस्थापन का भी रेडियन ही था, रेडियन पर सेकंड। ये भी एक प्रकार की एक्सियल वेक्टर ही है, ये भी एक्सियल वेक्टर ही है। अब देख पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर पार्टिकल अगर इस टाइप से घूम रहा है तो बता ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? वही डायरेक्शन होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को थीटा की दिशा में मोड़, तो क्या अंगूठा बाहर की तरफ बता रहा है, मतलब ओमेगा किधर होगा? लंबवत बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पर क्या हो जाना, देख पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा हो जाएगा लंबवत अंदर की तरफ। देख पल्ले पड़ा क्या, दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ पार्टिकल की गति की दिशा में, तो क्या अंगूठा अंदर की तरफ बता रहा है, तो ओमेगा अंदर की तरफ और यहाँ ओमेगा बाहर की तरफ। ये वाली चीज भी पास में लिख लेना। तो मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है, ये भी एक प्रकार का एक्सियल वेक्टर है, मतलब इसकी भी डायरेक्शन दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। अब एक एल्फा वगैरह बचा, उसके बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? तो वेग तो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, लेकिन ओमेगा कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। इसके बाद देख आगे आ जाओ, वीडियो को पॉज करके उतार लेना सब कुछ ये। अब देख जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दो टाइप की होती है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दो टाइप की। देख एंगुलर जो वेलोसिटी है ओमेगा वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। याद कर, जैसा हमने वेग में पढ़ा था वैसे ही यही। एक तो होती है एवरेज, जब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एक होती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तात्क्षणिक। यहां लिख देना तात्क्षणिक कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग। अब देख औसत वाला फॉर्मूला कैसे बनता है, ओमेगा एवरेज बराबर, इसको लिखा जाता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मतलब ओमेगा एवरेज बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटे T2 माइनस T1। ये ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला है। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ओमेगा एवरेज होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी।
लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जब इस टाइम को हम बहुत ही ज़्यादा छोटा ले लेते हैं, याद कर वेग में बताया था इसके बारे में, जब ये टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे समझ इसको, ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा टी इज गोइंग टू 0, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो इसको ऐसे लिख सकता है ओमेगा आई एन एस बराबर इंस्टेंटेनियस बराबर डी थीटा बाई डी टी। देखिए तात्क्षणिक ओमेगा हो गया, इंस्टेंटेनियस ओमेगा सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो जाती एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, औसत कोणीय वेग और तात्क्षणिक कोणीय वेग। अब देख ध्यान से दोनों फॉर्मूलों को देख, कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ इस टाइप की चीज देखी हुई क्या पहले, याद कर हमने पढ़ा था औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग निकालने का तरीका क्या था, अलग था, और तात्क्षणिक निकालने का तरीका अलग था। मतलब जब भी तू कोई थीटा का फंक्शन दे दे और अवकलन करके ओमेगा निकालेगा तो कौन सा ओमेगा आएगा बता, हमेशा वो हमेशा तात्क्षणिक कोणीय वेग आएगा, हमेशा क्या मिलेगा तुझे, तात्क्षणिक। और इस टाइप से निकालेगा तो कि T1 का मान रख के θ1 निकाल, T2 का मान रख के θ2 निकाल, उसके बाद ओमेगा निकाल, तो ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है। मात्रक दोनों का रेडियन पर सेकंड वगैरह सब कुछ रहना है, ये कॉपी में उतार ले तो जैसे नोट कर ले। इसके बाद एक 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियरिटी आएगी। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देख इसके बाद आगे, तो ये था आपके कोणीय वेग। मान ले वो तुझे कोई इस टाइप का थीटा का फंक्शन दे दे टी स्क्वायर प्लस टी रेडियन, क्या ओमेगा यहाँ सॉरी थीटा यहाँ टाइम का फंक्शन हो गया टी, वो तुझे पहला सवाल तो पूछे कि टी बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य, 2 सेकंड के मध्य एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात करो, मतलब औसत कोणीय वेग ज्ञात करो। और दूसरा वो कह दे टी बराबर 2 सेकंड पर तात्क्षणिक कोणीय वेग ज्ञात करो, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। तो देख दोनों सवालों को तो कैसे करेगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या ओमेगा एवरेज निकालने का तरीका है θ2 माइनस θ1 बटा T2 माइनस T1। देख T1 टाइम क्या है बता, 1 सेकंड, T2 टाइम क्या है 2 सेकंड, तो जब तू 1 सेकंड लेगा तो θ1 आएगा, जब 2 सेकंड लेगा तो θ2 आएगा। तो देख T बराबर 1 सेकंड में निकाल। सबसे पहले T बराबर 1 सेकंड पर देख θ1 बराबर कितना होगा, T का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो θ1 बराबर हुआ 2 रेडियन। ये देख पल्ले पड़ा क्या, क्या T का मान तूने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, तो कितना 2 रेडियन हो गया। अब देख T बराबर 2 सेकंड पर निकाल, तो T बराबर 2 सेकंड पे कितना आएगा, देख क्या θ2 बराबर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो θ2 कितना हुआ, देख 4 और 2 6 रेडियन, ये कितना हुआ 6 रेडियन। तो देख ओमेगा एवरेज कितना हुआ, θ2 तो कितना 6 और θ1 कितना 2 और बटा T2 कितना, देख 2 माइनस 1, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, तो 4 बटा 1 हो गया, तो 4 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करूँ कोई में, 4 रेडियन पर सेकंड, तो ये ओमेगा एवरेज आ गया। क्या आ गया, ओमेगा एवरेज। अब देख अब जो दूसरा सवाल है वो तुझे निकालना है टी बराबर कितने सेकंड पे पूछा था, 2 सेकंड पर पूछा था इंस्टेंटेनियस। देख तो ओमेगा बता इंस्टेंटेनियस कैसे आएगा, क्या वो आएगा डी थीटा बाई डी टी। तो एवरेज निकालने का तरीका अलग है और इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालने का तरीका अलग है। दोनों में क्या फर्क है कि जब भी तुझे थीटा का फंक्शन टाइम के रूप में दे दे तो ओमेगा कैसे आएगा, एक बार इसका अवकलन करके, एक बार इसका अवकलन, टाइम के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी अपॉन डी टी, और थीटा की वैल्यू देख कितनी आई, टी स्क्वायर प्लस टी थी, टी स्क्वायर प्लस टी। तो देख ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना हुआ, टी स्क्वायर का अवकलन का 2t और प्लस टी का हो गया 1, ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ गया। अब तू टाइम का मान रख दे, देख तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस 2 इंटू दे कितना टाइम हुआ था, 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5 रेडियन पर सेकेंड। कॉपी में नोट कर लेना इसे, ये एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।